राजेश पायल के फैसले का सम्मान करते हुए उसको उसके ससुराल छोड़ आया, पर खुद उसने उस घर में कदम नहीं रखा। पायल को समझाकर और उसका सामान बाहर गेट पर रखकर दरवाजे से ही लौट गया। उसको जाते देखकर इतनी देर में पहली बार पायल की आंखों में नमी आई थी, पर उसने आंसू को बाहर आने की इजाजत नहीं दी। खुद को मजबूत बनाए रखते हुए उसने अपने आंसू आंखों में ही सुखा लिए और डोर बेल बजा दी। अंदर सब शायद उसी के इंतजार में बैठे थे। डोर बेल बजने के अगले ही पल दरवाज़ा खुल गया। सामने गरिमा जी खड़ी थी। पायल ने आदर सहित अपनी सास के झुककर पैर छूने चाहे, पर उन्होंने बीच में ही उसको रोकते हुए अपने सीने से लगा लिया। पायल इस एहसास को महसूस करके भी शांत और गंभीर बनी रही, जबकि उसकी अवस्था देखकर गरिमा जी की आंखों से आंसू बरसने लगे। उन्होंने भारी गले से कहा, "ये क्या हाल बना लिया आपने अपना बेटा?" पायल बोली, "मैं ठीक हूं मम्मी जी।" पायल ने उनसे अलग होते हुए बिना किसी भाव के जवाब दिया। गरिमा जी कुछ पल उसको खामोशी से देखती रही। उसकी हालत की जिम्मेदार कहीं न कहीं वो खुद भी थी। वो बेहद शर्मिंदा थी। प्रेम पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे उनकी ही औलाद इतनी दुष्ट निकल गई कि एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके भाग गया। वो बेबस इतनी कि चाह कर भी पायल के लिए कुछ कर नहीं सकती थी। उन्होंने खुद को संभाला, फिर पायल का सामान और उसको लेकर अंदर चली आई। अवधेश जी वहीं थे। पायल की हालत देखकर वो भी सदमे में चले गए थे। जब शादी करके आई थी तो कैसे खिला हुआ फूल लगती थी, और अब कैसे चेहरा उतर गया। शरीर भी पहले से कमज़ोर लग रहा था, जैसे किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो। उन्हें भी उस बच्ची पर दया आने लगी, पर कर भी क्या सकते थे। उन्होंने एक नज़र गरिमा जी को देखा, फिर कमरे में चले गए। उनका इशारा समझते हुए गरिमा जी ने प्यार से पायल के गाल को छूकर कहा, "पायल बेटा, आप अपने कमरे में जाइए, हम कुछ बनाकर लाते हैं आपके लिए। कितनी कमज़ोर हो गई है आप कुछ ही दिनों में। ऐसी हालत में आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, इसलिए आप जाकर आराम करिए, हम आपके खाने को कुछ पौष्टिक बनाकर लाते हैं।" पायल खाने से इनकार करने वाली थी, पर उनकी बात सुनकर उसके जहन में उसके बच्चे का ख्याल आया और वो कहते कहते रुक गई। फिर उनकी बात पूरी होने के बाद सहजता से बोली, "मम्मी जी, मैं उस कमरे में नहीं रहूंगी।" उसके मन की पीड़ा जो उसकी अपनी माँ नहीं समझ सकी, वो गरिमा जी समझ गई। वो हौले से मुस्कुराई, फिर मानसी को देखकर बोली, "मानसी बेटा, भाभी को अपने कमरे में ले जाओ।" मानसी ने तुरंत सर हिलाया और उसका सामान लेकर अपनी भाभी को अपने कमरे में लेकर चली गई। कुछ देर बाद गरिमा की कमरे में आई और अपने हाथों से उसको खाना खिलाने लगी, पर पायल ने उन्हें रोकते हुए कहा, "मैं खुद से खा लूंगी मम्मी जी।" गरिमा जी ने कहा, "ठीक है, आप खाना खाइए और पूरा खत्म कीजिए, हम आपके लिए बादाम वाला दूध लेकर आते हैं।" गरिमा जी ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा और वहां से चली गई। पायल बेमन से निवाले गटकने लगी। कुछ देर बाद गरिमा जी फिर आई और उसको दूध पिलाने के बाद उसको लिटाकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। कुछ ही देर में पायल को नींद आ गई। जाने कितनी रातों से ठीक से सोई नहीं थी। जब गरिमा जी का ममता और स्नेह भरा हाथ सर पर आया तो जल्दी ही वो नींद की आगोश में समा गई। गरिमा जी ने अपने आंसू पोंछे और रूम का दरवाज़ा हल्का भिड़काते हुए रूम से बाहर चली गई। अवधेश जी को पुलिस का फ़ोन आया था, वो पुलिस स्टेशन गए हुए थे। मानसी छत पर टहलते हुए अपनी दोस्त से बात कर रही थी। भाई के जाने से दुखी तो थी वो। इन दिनों घर का माहौल भी तनावपूर्ण था, तो अपनी सहेली से अपना दुख बांट रही थी। गरिमा जी पायल को सुलाकर रूम से बाहर निकली ही थी कि डोरबेल बज उठी। वो दरवाज़ा खोलने चली आई। गेट खोला तो सामने प्रेम की ही उम्र का एक लड़का खड़ा था। थोड़ा सांवला रंग पर आकर्षक चेहरा, तीखे नयन नक्श और मुखमंडल पर आत्मविश्वास का गजब का तेज विद्यमान था। कद काठी भी अच्छी थी। हीरो जैसी बॉडी भले नहीं थी, पर गठिला बदन था एकदम फिट। चेहरे पर हल्की दाढ़ी मूंछ थी जो उसके चेहरे को और लुक दे रही थी। लाइट ब्लू शर्ट और कैमल पेंट फॉर्मल लुक में काफ़ी हैंडसम लग रहा था वो। कुछ तो बात थी उसकी गहरी भूरी आंखों में जो लोगों को आकर्षित करती थी। गरिमा जी को देखते ही वो मामी पुकारते हुए आगे बढ़कर उनके गले से लग गया। ये था आयुष्मान उर्फ आयुष, अवधेश जी की बहन का बेटा। उनकी बहन और जीजा जी को मरे सालों बीत चुके हैं। उनके डेथ के बाद आयुष को उनके पिता के छोटे भाई ने अपने पास रखने से इनकार कर दिया। तब अवधेश जी अपने भांजे को
अपने साथ अपने घर ले आए थे और अपने जीजाजी और बहन की आखिरी निशानी उनके बेटे को बहुत लाड़ प्यार और दुलार से पालने लगे। प्रेम और आयुष हम उम्र थे, पर आयुष बचपन से काफी समझदार और दिमाग का बहुत तेज था। शांत सरल स्वभाव का मालिक था वो, इसलिए अवधेश जी को बहुत प्रिय था। गरिमा जी का भी विशेष स्नेह प्राप्त था आयुष को। दोनों ने कभी उसको माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। अपने बेटे जैसे पाला, उन्होंने ही उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई और हर बार आयुष ने उनके सर को गर्व से ऊंचा किया। कॉलेज पूरा होने के बाद उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और अच्छी जॉब के लिए बहुत धक्के खाने पड़े। उसे पर काबिल था तो काफ़ी मेहनत और बहुत जगह धक्के खाने के बाद उसे गुड़गांव की एक एमएनसी में जॉब मिल गई और बीते 1 साल में जी तोड़ मेहनत करके उसने कंपनी में अपनी एक स्टेबल पोजीशन भी बना ली है। बॉस के विश्वसनीय लोगों में शामिल हो चुका है और यही वजह थी कि वो प्रेम भी शादी में नहीं आ सका था, क्योंकि तब बॉस के साथ आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ा था उसे। पर लौटते ही सीधे वो यहाँ आया था और काफ़ी खुश था, क्योंकि लगभग साल भर बाद लौटा था। शुरू में नई जॉब थी तो आ नहीं सका, फिर मौका नहीं मिला। शुरू में अप डाउन करता था पर बहुत मुश्किल पड़ता था, इसलिए पहली सैलरी से और लोन लेकर उसने वहीं ऑफिस के पास ही एक फ्लैट ले लिया था और 1 साल में उसने लोन चुकाकर करके उसने कर्ज भी अपने सर से उतार दिया है। पैकेज भी 50,000 से ऊपर का है, जिसमें कुछ अपने पास रखता है और बाकी यहाँ भेजता है। अगर गरिमा जी और अवधेश जी ने उसको बेटा बनाकर पाला तो आयुष ने भी शुरू से ही एक बेटे की सभी जिम्मेदारियां निभाई। आज भी वो अपनी मामी कम माँ से मिलकर बहुत खुश था, पर उसको देखते ही गरिमा जी अपना सब्र खो बैठी और उसके गले से लगे रो पड़ी, जिससे आयुष्मान ने चौंकते हुए उन्हें खुद से अलग किया और उनके आंसू पोंछते हुए हैरान परेशान सा बोला, मामी क्या हुआ आपको? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना यहाँ? आयुष्मान के सवाल को सुनकर गरिमा जी ने रोते हुए कहा, कुछ भी ठीक नहीं है बेटा, यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारी एक गलती ने सब तबाह कर दिया। हमारी सालों की बनाई इज्जत मिट्टी में मिल गई। गरिमा जी की बातें सुनकर और उन्हें यूं रोते देखकर आयुष्मान और ज्यादा परेशान हो गया। वो अपना सामान लिए उन्हें अंदर लेकर आया और उन्हें सोफे पर बिठाकर उन्हें पानी पिलाया। जब वो कुछ शांत हुई तो उनका हाथ थामकर नीचे फर्श पर बैठ गया और शांत स्वर में बोला, मामी क्या हुआ है? आपको ऐसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। प्रेम की शादी हुई है तो आपको तो खुश होना चाहिए, फिर आप रो क्यों रही हैं? क्या कुछ गलत हो गया है? अगर कोई बात है तो मुझे बताइए, क्या पता मैं कुछ कर सकूं? गरिमा जो कुछ पल खामोश सी उसे देखती रही, फिर रुद्धे गले से बोली, आप कुछ नहीं कर सकते बेटा, कोई इनमें कुछ नहीं कर सकता। हमारे एक गलत फैसले ने एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी। प्रेम शादी करके अगले ही दिन घर छोड़कर भाग गया। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी जिसे हम बहू बनाकर घर में लाए थे, और उसकी आज इस हालत जिम्मेदार कहीं न कहीं हम हैं, कुनसुरवार हम हैं, जो अब ये बेचारी बच्ची भुगत रही है। गरिमा जी की बात सुन आयुष्मान को झटका सा लगा। उसने चौंकते हुए कहा, ये आप क्या कह रही हैं मामी? ऐसा कैसे कर सकता है प्रेम? उसने ऐसा ही किया है बेटा। वो अपने ऑफिस की किसी लड़की को चाहता था, पर आपके मामा उसके रिश्ते के खिलाफ थे। प्रेम शादी नहीं करना चाहता था, पर हम दोनों के दबाव में आकर उसकी शादी कर दी। हमने सोचा था शादी के बाद उनका मन बदल जाएगा और वो पायल को अपना लेगा, पर वो शादी की रात पायल के साथ बिताकर अगली सुबह ही भाग गया। उस बच्ची की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसने। अगर बस शादी हुई होती और उसने ऐसा कदम उठाया होता तो हम पायल की कहीं और शादी करवा देते, पर वो माँ बनने वाली है प्रेम के बच्चे की, और हम समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करे। पायल नाम सुनकर आयुष्मान के चेहरे के भाव कुछ बदल से गए, पर फिर सहज हो गए। गरिमा जी की पूरी बात सुनने के बाद तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रह गया था। वो अचंभित सा उन्हें देखते हुए बोला, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि प्रेम ऐसा कुछ कर सकता है। सोचा तो हमने भी नहीं था बेटे, पर उसने हमारे विश्वास को तोड़ दिया। उस बच्ची का जीवन तबाह कर दिया उसने। उसे माँ बनाकर जाने कहाँ छुपकर बैठा है, और यहाँ इस बच्ची की अवस्था इतनी दयनीय है कि हमसे देखा नहीं जाता। वो बच्चे को गिराने को तैयार नहीं, उसके परिवार वाले उसे रखना नहीं चाहते। प्रेम का कुछ पता नहीं, ऐसे में उस मासूम और उसके अंदर पल रही नन्ही सी जान का क्या होगा, ये चिंता हमें खाए जा रही है। आयुष्मान ने उन्हें संभालते हुए कहा, आप रोइए मत मामी और हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रेम कहाँ जाएगा?
भागकर जल्दी ही वो मिल जाएगा और मैं उसको समझाऊंगा कि उसको अपनी पत्नी और बच्चे को अपनाना ही होगा। यूं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता वो। सब ठीक हो जाएगा मामी, बस आप हिम्मत रखिए। आयुष्मान के सांत्वना देने पर गरिमा जी कुछ शांति मिली। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, फिर वहां से उठते हुए बोली, बेटा जा जाकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जा। इतनी दूर से आया है, थक गया होगा। मैं तेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। गरिमा जी जैसे ही जाने को मुड़ी, आयुष्मान ने तुरंत उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं मामी, अभी भूख नहीं है तो अभी कुछ नहीं खाऊंगा, बस फ्रेश होकर कुछ देर आराम करूंगा। वैसे मामा जी और मानसी कहाँ हैं? आपके मामा जी तो पुलिस स्टेशन गए हैं, आजकल वही के चक्कर काटते हैं और मानसी छत पर होगी, जाकर मिल लो। बीते दिन जो कुछ हुआ उसके वजह से उदास सी रहने लगी है, तुझको देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। आयुष्मान ने सर हिलाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मानसी छत पर घूमते हुए अपनी दोस्त से बात कर रही थी। तभी अचानक उसकी नज़र आयुष पर पड़ी। मानसी ने आयुष को देखते ही फोन काटा और आकर सीधे उसके सीने से लग गई और भारी गले से बोली, आयुष भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए ना क्या हो गया यहाँ। प्रेम भैया घर से भाग गए। भाभी को शादी के अगले ही दिन छोड़कर चले गए। उनका कहीं कुछ अता पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं और वापस ही नहीं आ रहे। आप उन्हें ढूंढ लाइए ना और सब ठीक कर दीजिए। मानसी अपने दोनों भाई के काफी करीब थी। प्रेम के जाने का दुख था उसे, पर आयुष के आने से एक उम्मीद मिली। आयुष ने भी अपनी बहन को अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक कर दूंगा। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जल्दी ही प्रेम वापस आ जाएगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। मानसी उसके आश्वासन पर कुछ शांत हो गई। कुछ देर दोनों भाई बहन साथ रहे, फिर आयुष्मान फ्रेश होने अपने रूम में चला गया। दोपहर से शाम हो गई। पायल अपने रूम से बाहर ही नहीं आई। अवधेश जी फिर आज खाली हाथ मायूस से लौटे, क्योंकि प्रेम का अब भी कहीं कुछ अता पता नहीं था। आखिरी लोकेशन भी इसी घर की थी, उसके बाद फोन बंद था, इसलिए उसको ढूंढना मुश्किल हो गया था। इस वक्त सब डिनर के लिए साथ बैठे थे। आयुष्मान के आने से घर का मातम भरा माहौल कुछ बदला जरूर था, पर सबकी चिंता वैसी की वैसी ही बनी हुई थी। सुबह से पायल अपने रूम में ही थी तो गरिमा जी ने मानसी को उसको खाने के लिए बुलाने भेज दिया कि सबके बीच रहेगी तो मन थोड़ा ठीक होगा। पायल पहले तो इनकार करती रही, फिर आखिर में मानसी उसको बाहर सबके बीच ले ही आई। मानसी जब घुमाकर उसको आयुष्मान के सामने लेकर आई और उसको अपने चेयर पर बिठाया, तब आयुष्मान की नज़र पायल के चेहरे पर पड़ी और इसके साथ आयुष्मान के चेहरे का रंग उड़ गया। वो आंखें फाड़े स्तब्ध सा देखने लगा। हल्के हिलते लबों से धीमी सी आवाज निकली, पायल, और दिमाग में कोई पुराना दृश्य घूम गया। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि आयुष्मान कौन है, तो फिर आइए आपको आयुष्मान के पिछले अतीत में लेकर चलते हैं, आपको अच्छा लगेगा। कॉलेज का नया सेशन शुरू हुआ था। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने कॉलेज में पहली बार कदम रखा था। स्कूल की छोटी की दुनिया से बाहर निकलकर अब वो कॉलेज में आए थे, जहां जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होना था उनके लिए। उनका दायरा बढ़ने वाला था। नए लोगों से मिलने की एक्साइटमेंट थी उनमें, और कॉलेज की नई नई दुनिया देखने की उत्सुकता भी थी। हर तरफ नए हंसते खिलखिलाते चेहरे नजर आ रहे थे। जो अपने दोस्तों से बिछड़ गए थे वो मायूस भी थे, पर नए दोस्त बनाने को तैयार थे। कॉलेज में आज काफ़ी चहल पहल थी। पुराने दोस्त छुट्टियां के बाद मिले थे तो उनका अलग गैंग बना हुआ था और हंसी मजाक चल रहा था। खुशनुमा माहौल था आज, क्योंकि कॉलेज का पहला दिन था तो पढ़ाई कम और बातें ज़्यादा होनी थीं। आयुष्मान थर्ड ईयर में था। उन्हें पहले ही टाइम टेबल मिल चुका था, तो वो उसी के हिसाब से कॉरिडोर से होते हुए अपने क्लासरूम के तरफ बढ़ रहा था। एक क्लास से गुजरते हुए उसके कानों में किसी की खिलखिलाहट की मीठी सी आवाज़ मधुर संगीत जैसे घुल गई। क्लास के गेट पर आयुष्मान के कदम ठहर गए और निगाहें अनायास ही आवाज़ की दिशा में घूम गईं और नज़रें अंदर क्लास में फर्स्ट बेंच के ऊपर चढ़कर कुछ लड़कियों के बीच घिरी बैठी उस लड़की पर पड़ी, जिसकी निश्चल हंसी में वो खो सा गया था। सामने पायल बैठी थी। हाँ, पायल ही थी वो, पर आज की पायल से बेहद जुदा सी लग रही थी वो। ब्लैक कलर का हाई नेक टॉप और उसके साथ वाइट कार्गो पेंट, हाई पोनी में बंधे सुनहरे बाल जिनसे कुछ लटें निकलकर उसके चांद से मुखड़े को ढकने की नाकाम सी कोशिश कर रहे थे, जिससे उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई थी।
सितारों से चमकती आंखें, जिनकी चमक उसके चेहरे की कांति बढ़ा रही थीं, खिलखिलाते खुले लब, जिससे उसके छोटे छोटे चमकते दांत नजर आ रहे थे। इतनी प्यारी लग रही थी वो कि आयुष की नज़र एक बार उस पर जो पड़ी तो वो निगाहें हटाना ही भूल गया। कुछ पल बाद अचानक ही पायल की नज़र भी उस पर पड़ गई। एक अनजान लड़के को खुद को यूं एकटक देखते पाकर उसकी मुस्कान जाती रही, पर आम लड़कियों की तरह उसने आयुष्मान को गुस्सा नहीं दिखाया, उल्टा हल्के से मुस्कुरा दी। ठीक इसी वक्त किसी ने आयुष के कंधे पर हाथ रखा और साथ ही एक लड़के की आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ओए आयुष, तू यहाँ खड़े होकर क्या कर रहा है यार, क्लास में नहीं चलना क्या? आयुष्मान एकदम से हड़बड़ा गया और पायल पर से निगाहें हटाकर सर घुमाकर अपने बगल में खड़े लड़के को देखकर बोला, हाँ हाँ, जाना है ना उसका। दोस्त बोला, तू इतना हड़बड़ा क्यों गया? क्या देख रहा था यहाँ खड़े होकर वो लड़का जिसका नाम रौनक था और आयुष्मान का एकलौता दोस्त था, जो स्कूल से कॉलेज तक उसके साथ रहा था। रौनक उसको शक भरी नज़रों से देखने लगा। आयुष्मान ने तुरंत जवाब दिया, ऐसा कुछ भी नहीं, चल क्लास में चल। इतना कहकर वो रौनक का हाथ पकड़कर आगे जाने लगा, पर पलटकर एक नज़र अंदर क्लास की तरफ देखा। रौनक ने भी उसकी निगाहों का पीछा किया। ठीक उसी वक्त पायल आयुष्मान को देखकर मुस्कुरा गई। आयुष्मान ने तुरंत उस पर से निगाहें हटा दीं और आगे बढ़ गया, पर रौनक के मन में शक का बीज पनप चुका था। तो ये था पायल और आयुष्मान का अतीत, और अतीत की याद में गुम आयुष्मान अपने सामने बैठी पायल को मन ही मन उस दिन वाली पायल से तुलना करने लगा। ये पायल तो पहचान में ही नहीं आ रही थी। उदास मुरझाया हुआ चेहरा, सूनी निगाहें जो अब भी हल्की सूजी हुई थी, बेतरीके से बंधे रूखे बाल, खामोश लब जिन पर पपड़ी पड़ चुकी थी, मांग में एकदम हल्का सा सिंदूर लगा हुआ था, गले में मंगलसूत्र झूल रहा था, मेहंदी लगभग छूट चुकी थी और कलाइयाँ सुनी थीं। हल्के गुलाबी रंग की सिप्पल सी साड़ी पहनी हुई थी उसने। न तो उसे देखकर ये कहा जा सकता था कि कुछ ही दिनों पहले शादी हुई है, और न ही वो पहले वाली पायल लग रही थी, जिसकी निश्चल हंसी ने आयुष्मान की निगाहों को उस पर ठहरने को मजबूर कर दिया था। इस पायल से प्रेम की शादी हुई है, ये जानकर आयुष्मान को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ और उसका दर्द चेहरे पर छलकने लगा। पायल की ये दयनीय हालत देखकर उसका मन तड़प उठा। वो आंखों में दर्द तहब, बेकरारी जैसे अनेकों भाव कैद किए एक तक पायल को देखने लगा, जबकि पायल ने उसके तरफ एक बार भी निगाहें नहीं उठाईं। सब खाना शुरू कर चुके थे, पर आयुष्मान अब भी यूं ही बैठा हुआ था। गरिमा जी की नज़र जब आयुष्मान पर पड़ी तो उन्होंने हैरानी से कहा, आयुष बेटा खाइए ना, आप बैठे क्यों हैं? आयुष नाम सुनकर पायल की पलकें अपने आप ही सामने की तरफ उठ गईं, जबकि आयुष्मान ने अब उस पर से निगाहें हटा ली थीं। उसने गरिमा जी को देखा और अपने मनोभावों को छुपाते हुए फीकी मुस्कान से बोला, बस खा ही रहा था मामी। मामी ये शब्द पायल के कानों में गूंजा। सामने बैठे आयुष्मान को देखकर उसके चेहरे के भाव कुछ बदले जरूर, पर अगले ही पल वो चेहरा एक बार फिर भावहीन हो गया और सर झुकाए धीरे धीरे निवाले अपने गले से नीचे उतारने लगी। आयुष्मान ने भी दोबारा उसके तरफ निगाहें नहीं उठाईं, खामोशी से खाना खाता रहा। फिर अपने रूम में जाकर एक एक करके प्रेम के दोस्तों को फ़ोन करके उसके बारे में पता करने लगा कि कहीं तो वो मिलेगा ही, किसी को तो उसके बारे में पता होगा। गरिमा जी पायल को सुलाकर अपने रूम में चली आई। मानसी के सोने के बाद पायल उठकर बैठ गई और बालकनी में आकर सुनी निगाहों से एक तक चाँद को देखने लगी। उसके दिलों दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो बस वही जानती थी। अगला दिन शुरू हुआ। प्रीति सारी रात सोई ही नहीं थी और सुबह के 6 ही बजे थे कि बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगीं, जिससे मानसी की भी नींद खुल गई और पायल के साथ वो भी बाहर चली आई। हॉल का नज़ारा देखकर दोनों के कदम ठिठक गए। इंस्पेक्टर के साथ 2 कांस्टेबल खड़े थे जिन्होंने प्रेम को पकड़ा हुआ था। उसके साथ एक लड़की भी थी जिसका पेट कुछ बाहर लग रहा था। शायद वो प्रेग्नेंट थी और देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शादीशुदा हो वो। प्रेम जिसको पुलिस इतने दिनों से ढूंढ रही थी, आखिर पुलिस के हाथ आ ही गया था। असल में ये आयुष्मान की सारी रात की मेहनत का नतीजा था। प्रेम के लगभग सभी दोस्तों को जानता था वो।
उसने सारी रात कोशिश की, तब जाकर उसके एक दोस्त से प्रेम के बारे में पता चला और आयुष्मान ने तुरंत पुलिस को इस बारे में बता दिया और वो सुबह सुबह उसको और उसके जगह पर उसके साथ मौजूद लड़की को उठाकर सीधे यहाँ चले आए। आयुष्मान, गरिमा जी, अवधेश जी सब वहाँ मौजूद थे और ये आवाज़ें अवधेश जी की थीं जो प्रेम पर चिल्ला रहे थे, पर वो एकदम खामोश खड़ा था। इंस्पेक्टर ने सबको बता दिया कि प्रेम कहाँ मिला, साथ ही उस लड़की का परिचय भी दिया जो सरोज थी, उसकी कलिक या ये कहे ही उसके होने वाले बच्चे की माँ, जिससे पायल से शादी के कुछ दिन पहले ही प्रेम ने शादी कर ली थी। और देखकर लग रहा था जैसे लड़की 3-4 महीने की प्रेग्नेंट है, मतलब उनकी शादी से पहले ही उस तरह का रिश्ता था उनके बीच। उसके बावजूद प्रेम ने पायल से शादी की और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस सच्चाई ने सबके होश उड़ा दिए थे। पीछे खड़ी पायल सब कुछ खामोशी से सुन रही थी। सारी सच्चाई जानने के बाद से अवधेश जी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था। उन्होंने गुस्से में प्रेम के गाल जोरदार चांटा दे मारा। गरिमा जी मुंह पर आंचल रखे फफक कर रो पड़ी। अब सुनने के बाद पायल में एक नज़र दूसरे तरफ खड़ी सरोज को देखा, फिर प्रेम के तरफ निगाहें घुमाईं। सब सुनने के बाद प्रेम को देखते ही पायल के भावहीन चेहरे पर अनेकों भाव उमड़ने लगे और कदम प्रेम के तरफ बढ़ गए। वो ठीक प्रेम के सामने जाकर खड़ी हो गई। सबकी नज़रें अब उस पर ठहर गई। असल में प्रेम अगर किसी का गुनहगार था तो वो पायल का था। किसी की जिंदगी पर उसके उठाए इस कदम का सबसे बड़ा असर पड़ा था तो वो पायल थी। किसी को सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी उसने तो वो पायल थी। असली गुनहगार अगर वो किसी का था तो वो पायल का था। तो कायदे से उससे सवाल करने का और उसको उसके गुनाह की सज़ा सुनाने का अगर किसी को सबसे ज्यादा हक था तो वो पायल को था। कुछ पल वहां गहरी खामोशी छाई रही। फिर पायल ने रोषपूर्ण नज़रों से उसको देखते हुए सवाल किया, प्यार था तुम्हारा तो शादी क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? अब आगे इस कहानी में क्या होगा, क्या लगता है आप सभी को, क्या पायल प्रेम को माफ़ कर देगी? इस कहानी का अगला भाग जल्दी ही आएगा। मैं आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ तक इस कहानी को सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।